हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल। और भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रथम चैप्टर को, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। और इसका पहला वीडियो जो है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। उस वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि संसाधन आखिर क्या होता है तथा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। और इसके बाद हम लोग पढ़े थे कि संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। और इस तरह से हम लोग पढ़े थे कि संसाधन को कुल जो है 4 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है उत्पत्ति के आधार पर। यानी उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कौन कौन सा है, तो उसमें हम लोग पढ़े थे जैव संसाधन और अजैव संसाधन। और दूसरा होता है उपयोगिता के आधार पर, यानी उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के ही होते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो यह जो है हम इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, जाकर वहाँ से आप देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको हम बता दें, स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन, और दूसरा होता है राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और चौथा होता है सामुदायिक संसाधन। और इस तरह से हम इस वीडियो में चारों संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है, हमारा चैप्टर जो अभी चल रहा है इकाई 1, और जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो सबसे पहले आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हो गए? 4, जिसमें पहला होता है व्यक्तिगत संसाधन। यानी व्यक्तिगत संसाधन कहने का अर्थ होता है किसी एक व्यक्ति का जिस पर अधिकार हो। यानी संसाधन तो होता है जो वस्तु हमारी आवश्यकता को पूरी करती हो, यानी जिन वस्तुओं से हमारी आवश्यकता पूरी होती है उसे संसाधन कहते हैं। और संसाधन में भी जो संसाधन पर केवल किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, तो वही कहलाता है व्यक्तिगत संसाधन। तो जैसा कि यहाँ परिभाषा लिख दिया गया है, वैसे संसाधन जिन पर किसी खास कहने का अर्थ होता है निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तथा जिसके बदले में वे सरकार को लगान यानी टैक्स देते हैं, तो उसे कहा जाता है व्यक्तिगत संसाधन। यानी व्यक्तिगत संसाधन जो है वैसे संसाधन को कहेंगे जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो तथा वह सरकार को जो है उसके बदले में टैक्स देता हो, तो वैसे सब संसाधन को हम जो है व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया गया है भूखंड। भूखंड कहने का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। जैसा कि हमारा अपना जमीन हो, वह जो है व्यक्तिगत संसाधन है। घर, यानी हमारा जो अपना घर हो जिसको हम लोग बनवाए, यानी सरकार के द्वारा नहीं दिया गया हो, उसको आप खुद से बनवाए हो, तो वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। उसी तरह से अन्य जमीन जायदाद यानी आपका जमीन। उसके बाद निजी तालाब, यानी अगर आप तालाब खुद से बनवाए हैं अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, चाहे मछली पालन के, इस तरह से बहुत सारी आवश्यकता की पूर्ति होती है तालाब से, तो तालाब अगर आप निजी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, किसी निजी व्यक्ति ने बनवाया, तो वह निजी संसाधन कहलाएगा। नहीं, निजी संसाधन कहने का मतलब व्यक्तिगत संसाधन। उसके बाद निजी बाग बगीचा यानी अगर आप खुद से लगवाए हैं यानी आपका है, तो वह कहलाएगा आपका निजी संसाधन। कुआं, तो कुआं भी जो है आपका निजी संसाधन है। और इस तरह से जो है हम पढ़ लिए निजी संसाधन यानी व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे, तो जो केवल जिस संसाधन पर केवल एक व्यक्ति या आदमी का अधिकार हो, तो वैसे संसाधन को जो है व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरा हमारा है सामुदायिक संसाधन। यानी सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिन पर किसी खास समूह यानी समुदाय का अधिकार हो तथा जिस पर सभी लोगों का एक समान अधिकार हो, तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। यानी सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहेंगे जिस पर केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, बल्कि किसी एक समूह या किसी एक संप्रदाय का अधिकार होगा। जैसे कि आप जान सकते हैं मंदिर होता है, मस्जिद होता है, जिसमें जो है केवल एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, बल्कि एक समूह का अधिकार होता है, एक समुदाय का अधिकार होता है। उस तरह से हम देखते हैं जैसे में कौन कौन दिया है। जैसे में सार्वजनिक पार्क। सार्वजनिक कहने का मतलब होता है सरकारी पार्क, जिस पर जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं हो, कोई भी वहां जा सकता है, अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। तो सार्वजनिक पार्क जो है यह कौन संसाधन है? सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद पिकनिक स्थल, यानी पिकनिक जहाँ आप मनाने जाते हैं, यानी पिकनिक का कोई स्थल होता है, वह जो है सामुदायिक संसाधन कहलाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है किसी एक व्यक्ति के लिए वो नहीं रहता है, बल्कि सारे समुदाय के लिए रहता है। वहाँ पर कोई भी जा सकता है और अपना पिकनिक मना सकता है। उसके बाद दिया है मंदिर मस्जिद। यानी मंदिर और मस्जिद आपसे पूछा जाए एग्जाम में जी कौन से संसाधन है, यानी मंदिर और मस्जिद कौन संसाधन कहलाता है, तो आपको कहिएगा सामुदायिक संसाधन। क्योंकि यहाँ पर मंदिर में जो है एक व्यक्ति पूजा करने नहीं जाते हैं, और ना ही जो है मस्जिद में एक व्यक्ति पूजा करने जाते हैं। और इस तरह से जो है यह सब जो है हमारा कौन संसाधन होगा? सामुदायिक संसाधन होगा, क्योंकि यहाँ पर एक समूह का अधिकार होता है, एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता।
जैसे खेल का मैदान यानी कोई फील्ड हो, गिरजाघर, और इस तरह से कोई भी गिरजाघर चाहे कोई भी मंदिर हो, यह सब जो है सामुदायिक संसाधन है। उसके बाद दिया हमारा तीसरा नंबर संसाधन है राष्ट्रीय संसाधन। यानी आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय संसाधन किसे कहेंगे, तो इसका परिभाषा हो जाएगा किसी देश या राष्ट्र, किसी देश या राज्य के अंतर्गत उपस्थित वे सभी वस्तुएं जिस पर कानूनी तौर से सरकार का अधिकार हो, तो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी राष्ट्रीय संसाधन में आप समझिएगा कि वैसे संसाधन जो है जो हमारे देश के अंतर्गत हो, यानी हमारे देश के अंदर हो तथा उस पर कानूनी तौर पर यानी कानून के दृष्टि से जो है सरकार का अधिकार हो, तो वैसे संसाधन को जो है राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सरकारी स्कूल हो गया, तो सरकारी स्कूल जो है सरकार का उस पर पूरा अधिकार होता है, और इस तरह से जो है सरकारी स्कूल जो है वो राष्ट्रीय संसाधन है। इस तरह से किसी भी अगर संस्था के पहले अगर सरकारी जुड़ गया तो वह जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, क्योंकि वो सरकारी जुड़ने से जो है उसका अर्थ हो जाता है कि इस पर सरकार का अधिकार होगा। इस तरह से देखिए, जैसे में यहाँ दिया हुआ है किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत की भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीव। यानी किसी राजनीतिक सीमा कहने का अर्थ होता है हमारे देश के सीमा के अंदर की जो है जितनी भी भूमि है यानी जमीन है, वह जो है कौन सा संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद जितने भी खनिज पदार्थ हैं वे सभी राष्ट्रीय संसाधन है, तथा जितने जल संसाधन यानी जल जितने भी हैं वे सब जो है राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद वन, यानी भारत जो हमारा देश है इसके अंतर्गत जितने भी वन है यानी पेड़ पौधे हैं वह सब जो है सरकारी, यानी उसमें भी सरकारी होते हैं और उस पर जो है सरकार का अधिकार होता है, इसलिए उसको कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तथा वन्य जीव, वन्य जीव कहने का अर्थ होता है वन में रहने वाले जीव। तो वन में रहने वाले जीव, वन कहने का मतलब जंगल होता है, तो जंगल में जो भी जीव रहते हैं वे सभी राष्ट्रीय संसाधन है। उसके बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, यहाँ कह रहा है 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र के अंदर, महासागरीय क्षेत्र के अंदर स्थित वस्तुएं जो होती है वह भी राष्ट्रीय संसाधन कहलाती हैं। यानी कहने का अर्थ है जैसे कि हमारा यहाँ पर मैप दिया गया है भारत का, तो भारत के जो है आप जानते हैं इधर से जो है बंगाल की खाड़ी है और इधर जो है हमारा अरब सागर है, यानी इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। और हम लोग जो है अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो हमारा महासागरीय जो क्षेत्र है, सभी महासागर है, यहाँ पर हिंद महासागर है, तो हमारे देश के सीमा से, यानी हमारा देश का यह सीमा हो गया, तो इस देश के सीमा के अगर 2 किलोमीटर का अंदर का क्षेत्र लीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमारा यह 2 किलोमीटर के अंदर का क्षेत्र हो गया, तो इसके अंदर जो है जो भी खनिज पदार्थ होंगे, जो भी यहाँ से खनिज पदार्थ हमारा निकलेगा वह जो है राष्ट्रीय संसाधन कहलाएगा। राष्ट्रीय संसाधन कहने का अर्थ हमारे देश का संसाधन कहलाएगा। और वह हमारे सीमा के कितने अंदर से, तो 200 किलोमीटर अंदर तक, उससे ज़्यादा जो है जाइएगा तो वह राष्ट्रीय संसाधन नहीं कहलाएगा। यानी यहाँ से जो है 200 किलोमीटर के क्षेत्र से जो है जितने भी वस्तुएं मिलेंगी यानी जल में यानी महासागर में, वह सब जो है कहलाएंगी राष्ट्रीय संसाधन। और इसके साथ ही साथ जो है हमारा यह 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र है यानी तट रेखा से, इसको तट रेखा कहा जाता है। तट का मतलब होता है किनारा और रेखा का होने का मतलब किनारा को दर्शाने वाली लाइन। तो यहाँ तट रेखा से 2 किलोमीटर का जो अंदर वाला क्षेत्र होता है, मान लीजिए 2 किलोमीटर का क्षेत्र है, तो यह हमारा जो है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र भी कहलाता है। यानी राष्ट्रीय संसाधन जो है इसी का दूसरा नाम हम समझ सकते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। लेकिन यह किस दृष्टि से, तो हमारे जो तट रेखा है, सीमा रेखा, उससे 200 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र जो कहलाते हैं उसको कहेंगे हम अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यानी आपसे एग्जाम में कहीं पूछ दिया जाए कि तट रेखा से 200 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहेंगे। और इस तरह से 200 किलोमीटर के अंदर वाले मिलने वाले जितनी भी खनिज पदार्थ होंगी, चाहे जितनी भी वस्तुएं होंगी या जितने भी यहाँ के जलीय जीव होंगे, वह सब जो है कहलाएंगे राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद हमारा चौथा प्रकार जो है इसका वह है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का परिभाषा हम पढ़ लेते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर अंदर तक के क्षेत्र को छोड़कर बाकी महासागरीय क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी आप सीधे समझ सकते हैं यह हमारा जो है भारत की सीमा रेखा है, और इस सीमा रेखा से अगर हम 200 किलोमीटर अंदर अगर जाते हैं समुद्र में, तो वहां तक का जो क्षेत्र होगा 200 किलोमीटर अंदर तक का क्षेत्र, वह कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन, चाहे उसी का दूसरा नाम है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। लेकिन यह 200 किलोमीटर से बाद का जो एरिया है, यानी यहाँ पर जो सागर में जो कुछ भी मिलेगा, यहाँ पर जो भी वस्तु मिलेगी 200 किलोमीटर के बाद के एरिया में,
तो वह हमारा कहलाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय कहने का मतलब इस पर जो है किसी एक देश का अधिकार नहीं होता है, बल्कि इस पर जो है सारे देश का अधिकार होता है। और मान लीजिए यहाँ भारत से जो है अगर 200 किलोमीटर के बाद जो है यहाँ पर हमको कोई खनिज पदार्थ मिल रहा है, तो इस पर केवल जो है भारत का अधिकार नहीं होगा, बल्कि सारे देश का अधिकार होगा। और इसका उपयोग अगर भारत करना चाहता है, यानी यहाँ से अगर संसाधन को भारत ले जाना चाहता है, तो उसको अंतर्राष्ट्रीय संस्था से क्या कहना होगा, सहमति लेना होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जब सहमति दे देगी तब जो है वहां से हम वस्तुओं को ला सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति से किसी राष्ट्र, यानी राष्ट्र को ही देश कहा जाता है, द्वारा उपयोग में लाया जा सकता है। यानी बात वही है कि अगर हम 200 किलोमीटर के क्षेत्र के बाद के अगर वस्तु को उपयोग करना चाहते हैं, यानी यहाँ का कोई पदार्थ को उपयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो होता है उससे परमिशन लेना होगा, तभी जो है भारत यहाँ के वस्तुओं का उपयोग कर सकता है। और यह जो नियम केवल भारत के लिए नहीं है, बल्कि सभी देश के जो है जो तटीय सीमा रेखा होती है उनसे 200 किलोमीटर अंदर अब जाइएगा तो वहां तक जो वस्तु मिलेंगी वह कहलाएगा राष्ट्रीय संसाधन। वह हमारे भारत देश का संसाधन होगा या फिर किसी भी देश का संसाधन होगा। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद का जो एरिया होगा और उसमें जो वस्तु मिलेंगी, कोई भी संसाधन मिल रहा है, खनिज पदार्थ मिल रहा है, तो उस पर जो है भारत का अधिकार नहीं होगा, चाहे किसी देश का अधिकार नहीं होगा, बल्कि उस पर पूरे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। और उसका उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति के बिना नहीं किया जा सकता है। तो इस वीडियो में जो है हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जो है चैनल को जरूर कर दीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।